चलिए अब बताइएगा, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार सभी लोग बताएंगे आप सभी को क्या स्क्रीन दिख रही है? यस सर, हो रही है, अच्छे से हो रही है। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और 1 मिनट के लिए और स्क्रीन में ऑफ करूंगा क्योंकि मैं फाइल ओपन करने जा रहा हूं अपना। ठीक है, बस। आवाज स्लो आ रही है। नहीं, बहुत अच्छा आवाज आ रही है सर, परफेक्ट आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू होगा तभी ऐसा हो रहा है। आपकी तरफ से नेटवर्क होगा, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, आपकी तरफ से एकदम क्लियरली आवाज आ रही है। एक्चुअली इतना ज्यादा काम रहता है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं है, शुरू करेंगे। सारे चीजों को देखना होता है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है ये। देखिए खुल गया आपके सामने। बस फट से हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या टॉपिक हम लोग, यही हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। और दूसरे चैप्टर्स में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ज्वाइंट्स, मस्कुलर सिस्टम। और कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है और फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली दो टॉपिक पे, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी जानेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यहाँ से और किस प्रकार से ये हमें पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। आइए समझते हैं कि इन सिस्टम्स में हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप लोग देखिएगा, ध्यान समझिएगा, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, बेसिकली डाइजेशन एक क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? फिजिकल और केमिकल एक प्रोसेस होता है जिस क्या करता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मुख्य काम क्या होता है कि जो भी हम फूड को खाते हैं ना, उन फूड को ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना, यानी कि उनको तोड़ना और उनको पाचन के योग्य बनाना। बस इसका मेन काम यही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। जो भी हम फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको तोड़ना और तोड़ तोड़ कर इतना छोटा कर देना ताकि कि उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जा सके, मतलब उसको अंतर्ग्रहण किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके हमारे बॉडी के सिस्टम्स के द्वारा। मेन काम बस यही जानिए। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना। यही दो काम के लिए मुख्यतः होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो आपके दो भागों में बांटा जाता है। अगर हम टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत टोटल जो ऑर्गन शामिल होते हैं, उन ऑर्गन्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं सारे ऑर्गन्स। एक होता है हमारा नंबर 1 एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं या प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, कि तीनों नाम है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। और जो दूसरा हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड,
या द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में हो सकता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन DSSB में देने जा रहे हैं, नवोदय में देने जा रहे हैं, या KVS में देने जा रहे हैं, या फिर EMRS में देने जा रहे हैं, तो मैंने चारों जगह का देखिए स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ हमने A, इधर हमने B, इधर हमने C, इधर हमने D, ठीक है, और इधर E दे दिया, इधर F दे दिया, ठीक है, और UGC नेट में भी रख लीजिए इसको। आज नेट का पेपर था, किसी ने दिया इसमें से नेट का पेपर? आज की क्लास में से किसी ने नेट का पेपर दिया है? तो ये समझ लीजिए कि जो भी हमारा ये 6 से 7 एग्जाम होते हैं ना, ये एग्जाम के पैटर्न में समझिए, हर एग्जाम के देने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि वो कैसे क्वेश्चंस को पूछते हैं, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। तो ऐसा पूछ सकता है, देखिए क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन या एलिमेंट्री कैनल का भाग नहीं है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से एलिमेंट्री कैनल का भाग नहीं है। तो आपको बताना है ABCD है और EF टंग और टिथ नहीं होता है, तो ये आपको बाहर निकालना है। ऑप्शन कैसे आएगा? A B C and D सही है, या फिर C B A, ठीक है, E and F सही है। इस तरीके से आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, देखे या नहीं देखे? यस सर, देखे हैं, यस सर। देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा? डाइजेस्ट, ये आपको क्वेश्चन सिर्फ DSSB, नवोदय, KVS, EMRS, UGC नेट, जब आप इनकी परीक्षा और जो भी आपके स्टेट के सेट के एग्जाम होते हैं, एक स्टेट के जो में सेट में एग्जाम होता है, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो इन सब जगहों पर, और ये आपको देखने को मिलेगा अगर आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप क्वालिफाई किए हैं और वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन जगहों पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है वो आपके जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगला हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, मतलब जो हमारा फूड होता है, तो फूड को कैसे हमारे बॉडी में या किस किस कैसे कैसे उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले वो कहाँ पे उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होता है वो हमारा माउथ से शुरू होता है, जिसको हम ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि माउथ जहां से आपका भोजन शुरू होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग होता सर है, पहले ही रेज कर दीजिए सर इसको। ठीक है। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का प्राइमरी जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो पहला डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू होता है? तो पहला डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा? माउथ से। कहाँ से होगा? माउथ से, ठीक है। अब देखिए, जब आपके माउथ से शुरू होता है तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके अंदर 4 से 5 पार्ट आता है। कौन कौन सा आता है? जैसे आपका सबसे पहला माउथ आ गया, माउथ के अंदर जो टीथ है वो वाला भाग आ गया, और उसके बाद क्या आता है? जो स्लाइवा है वो आ गया, है ना। तो ये सब जो टंग है वो आ गया, ये सब बकल कैविटी का पार्ट है या माउथ ओरल कैविटी की पार्ट होती है। इसके बाद जब खाना वहां पे थोड़ा सा डाइजेस्ट किया जाता है तो आगे खाना जो बढ़ता है उसे हम फेनिक्स की तरफ जाता है, और फेनिक्स के पास, अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेनिक्स के बाद एक आ रहा था लैरिक्स, है ना। तो क्या आ रहा था? लैरिक्स आ रहा था। यहाँ पे लैरिक्स क्यों नहीं आ रहा है पता है आपको? क्योंकि फेनिक्स के जगह से 2 पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है। फेरिक्स के बाद आगे जाकर 2 पार्ट बढ़ जाता है
लैरिक्स के पास से ही दो भाग बढ़ जाएगा। एक चला जाता है कहाँ, एक चला जाएगा आपका ट्रैकिया, जो कि आपका, जिसमें आपका फेफड़ा और हवा जाती है, रेस्पिरेटरी के सिस्टम की गैसेस जाती है। और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है आपका, एसोफेगस, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, विंड पाइप, ये आपका क्या होता है, फूड पाइप होता है। ऊपर वाला क्या था आपका, विंड पाइप होता है, ठीक है। तो यहीं से दो पार्ट आपका डिवाइड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब एसोफेगस के थ्रू जाएगा तो अगला भाग स्टमक में आपका खाना पहुंच जाएगा। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू हमारा ये जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इन चीजों को हमको समझना था। देखिए, सबसे पहले जब तक हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अब हम बात करते हैं टीथ की। तो दांत हमारे, अब तो यहाँ पे आपको टीथ में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है कि जो परमानेंट टीथ होता है वो कितना होता है, 32 होता है। टाइप्स ऑफ टीथ कितना होता है, ये आपके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं बॉडी में, आपके माउथ में, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ पर देख सकते हैं उनका फिगर दिया हुआ है कि, और सबका अलग अलग कार्य होता है, ऐसे ही किसी का नहीं दिया गया है। कोई काटने के काम में आता है, कोई, ठीक है, तो कटिंग का काम करता है, कोई उसको और ज्यादा तोड़ने का काम करता है, कोई क्रशिंग का काम करता है, कोई ग्राइंडिंग का काम करता है। इस तरीके से क्या होता है, सारे जो हमारे टिप्स दिए गए हैं उनका अलग अलग है। इनको याद करने का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि एक एडल्ट मानव में सिर्फ केनाइन की संख्या कितनी होती है, कोई क्या बताएगा। केनाइन की संख्या कितनी है एडल्ट मानव में, 4 होगा। टोटल पूछेगा तो 4 है। ये हमने आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बताया है। देखिए, अगर हमको इसको काउंट करना है तो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये तो यहाँ पर हम एक बताया, यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी एक है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 1 2 3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी में आप 4 का, सभी में क्या करिएगा, हर एक उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉरी ना। तो आपसे क्या निकल कर आ जाएगा, इसका जितना दांत आपसे पूछेगा। और इसको आईसीपीएम, ये वर्ड याद रख लीजिए, क्या वर्ड है, आईसीपीएम, ये याद रखिएगा, आईसीपीएम। और इसके नीचे फॉर्मूला में 2 3 इसको रख लीजिएगा, तो ये कभी भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा स्लाइवरी ग्लैंड के बाद आते हैं नंबर। स्लाइवरी ग्लैंड में 3 पेयर में ग्लैंड होता है और कुल 6 पेयर होता है, कुल 6 ग्लैंड होता है। और पेयर पूछा जाएगा तो 3 होता है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इनका काम क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इनका स्लाइबा का पीएच वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 6.35 टू 6.85। और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ स्लाइबा एक दिन में अधिक से अधिक 1000 से, यानी कि 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में स्लाइबा के रूप में हमारे बॉडी से स्लाइबा निकलता है, ठीक है। इसके बाद अगला भाग आता है फेनिक्स का, और फेनिक्स जुड़ा होता है एसोफेगस से। एसोफेगस के पास एक एपिग्लॉटिस नाम का एक ढक्कन नुमा होता है, यहाँ देखिए ये ढक्कन के नुमा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब खाना आगे जाता है एसोफेगस में, तो एक एसोफेगस एक ऐसी फूड पाइप होती है जिसमें इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इसमें जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है क्रमानुकंचन, क्रमानुकंचन। इसका मतलब क्या होता है, क्रमानुकंचम का मतलब होता है कि इसकी जो दीवारें होती है ना, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, एसोफेगस है।
तो एक पाइप इधर से, एक पाइप यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से आपको क्या करता है, खाने को आगे ढकेलने का काम करता है आपका एसोफेगस। इसी क्रिया को क्रमानुकंचम और इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। किसी को याद है किस एग्जाम में आया है ये? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, जब आगे स्टमक के आगे यानी कि एसोफेगस से जब फूड आगे बढ़ता है तो वो आता है कहाँ पर? स्टमक में। अब स्टमक में देखिए ये दीवारें होती है, ये स्टमक के अलग अलग भाग होते हैं। एक है फंडस, और ये पूरी बॉडी में आपका बॉडी, ये पूरा जो आता है स्टमक, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है पैरालिक भाग होता है, पैरालिक पार्ट कहा जाता है। तो स्टमक हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है, एक पैरालिक ग्लैंड्स में, एक आपका कार्डिया में, और एक फंडिंग यानी फंडस कहा जाता है उसको, ठीक है। और जैसे ही स्टमक में खाना आता है तो स्टमक की दीवारों में से पहले तो जानिए कि 2 प्रकार की गैस, 2 प्रकार का एंजाइम निकलेगा, ठीक है, एसिड निकलता है। सबसे पहला होता है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह क्या काम करता है? यह बैक्टीरिया को, अगर आपके खाने में स्लाइबा भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके खाने में बैक्टीरिया आ जाती है तो वो HCl उसको वहां पे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद पेप्सिनोजेन यानी कि पेप्सिन भी हमारे उससे निकलता है, पेप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। और एक होता है रेनिन, ठीक है, एक क्या होता है? रेनिन। अब बता दूं आपके कि बच्चों में आगे चल के जब हम वयस्क हो जाते हैं तो ये रेनिन निकलना बंद हो जाता है, सिर्फ 2 ही निकलता है। अगर ऐसे पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन आपसे 2018 के केवीएस में पूछा गया है कि स्टमक से कुल कितने एंजाइम, स्टमक के दीवार से कुल कितने एंजाइम निकलते हैं, तो 3 निकलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? HCl, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखेंगे हम। आगे जब बढ़ते हैं हम, तो आगे हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इस एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा भाग होता है। अभी तक आपका एलिमेंट्री कैनल ही चल रहा है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट और 6 मीटर होती है। कहीं कहीं 6.1 भी होगा तो भी सही है, ठीक है। और यह जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यह आपके 3 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहला डोडनम, जोजनम और इलियम। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरूर याद रखिएगा इसको। ये अगर यही सब मैं बता रहा हूँ ना कि जो स्टैंडर्ड केवीएस वगैरह का क्वेश्चन पूछने का है, उसमें इनके अलावा कुछ और भी नाम, जैसे इनको ए इधर सर जी लाइपेज भी स्टमक से निकलता है? हाँ, नहीं नहीं, लाइपेज नहीं निकलता है, लाइप वहां पे ये बताया गया है, ये लाइपेज स्टमक से नहीं निकलता है, ठीक है। ये बात बताया है कि जो बच्चों में रेनिन नाम का होता है वो वहां से वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारा निकलेगा वो पेनक्रियास से निकलता है। एडल्ट में जो होता है वो पेनक्रियास से निकलता है लाइपेज, ठीक है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट को जो करता है वो एमाइलेज, ठीक है। ये हमेशा पूछा गया है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद हमारा जो खाना है वो आगे पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए यहीं से लीवर से भी, जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है, तो जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आपके बाइल जूस भी निकलते हैं, और जब स्टमक में रहता है तो वहां पे कौन सा जूस निकलता है? उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। तो बाइल जूस याद रखिएगा। ये देखिए लीवर के नीचे जो आपका गैल ब्लैडर है, यहीं से निकलता है, पित्त की थैली कहते हैं इसको, ठीक है। आइए आगे बात करेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? 5 फीट की होती है, 150 सेंटीमीटर का होता है, और इसके 4 भागों में बटा होता है।
देखिए 1 2 3 4 इसके 4 अलग अलग भाग होते हैं और ठीक है, और इसी के लास्ट में कोने में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अपेंडिक्स होता है, तो कभी कभी ऑपरेशन के समय अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इस तरीके से आपका भोजन पचता है और लास्ट में आपका जो पानी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। बाकी कुछ चीजों का पूछेगा कि अंतिम अवशोषण कहाँ होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन सिर्फ पानी का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और आज का क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तैयार है सभी लोग? यस सर। सर क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव ऑर्गन, इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है? बी ऑप्शन, लंग्स। ऑप्शन नंबर डी, लंग्स हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर नहीं आता है। भोजन के छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन। डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी होगा कि बी होगा? बी पाचन। पाचन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। यहाँ पे देखिए आपका ट्रिप्सिन नहीं है, तो आप ये मत समझिएगा कि पेप्सिन। हाँ, तो यहाँ पे पेप्सिन दिया है। पेप्सिन से क्या होता है, पेप्सिनोजेन बनता है, कन्वर्ट होता है। ये मैंने बताया था आपको, स्टमक की दीवार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? पेट से, छोटी आंत से, मुंह से, बड़ी आंत से? मुंह से, माउथ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, माउथ से शुरू हो जाता है। पित्त के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? लीवर। ऑप्शन पेनक्रियास। नंबर डी, पित्ताशय। पित्त के लिए बोला है। लीवर से होता है। हेलो सर। हाँ, लीवर से होता है। सर बनाने के लिए पूछा है कि प्रोड्यूस करने के लिए? उत्पादन के लिए पूछ रहा है। 1 मिनट। क्या सभी को वो स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, हट गए। अच्छा, 1 मिनट। एक मिनट, एक टेक्निकल इशू है, मैं देख रहा हूँ, बस 1 मिनट। बस इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग।
आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या एक बार बताइएगा फिर से आपको स्क्रीन शेयर हुई? जी सर। यस सर। स्क्रीन आ गई सर। ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पित्त के उत्पादन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन आपका जो है, क्या पूछ रहे थे आप लोग? स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गैल ब्लैडर है? लीवर होगा, लीवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, लीवर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है? जो ये मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम। फूड को ब्रेकिंग डाउन करते हैं, तो एंजाइम। किसके द्वारा करते हैं? एंजाइम के द्वारा या हार्मोन के द्वारा? एंजाइम। एंजाइम के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। छोटी आंत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, अपशिष्ट का भंडारण करना, अपशिष्टों का उन्मूलन करना? ए राइट होगा। ए ए ऑप्शन। होगा कि बी होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट बी होगा। ठीक है। ज्यादातर क्या न्यूट्रिशन। होता है, जो पाचन हो जाता है स्टमक तक और छोटे आंतों में, जो पहला भाग आंतों में जैसे ही छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है, क्योंकि स्टमक में फूड को इतना ज्यादा लसलसा कर लिया जाता है। तो कोई बताएगा कि जो हमारे स्टमक में जो फूड होता है और एकदम तोड़ के उसको एकदम जैसे होता है ना, कीचड़ की तरह बना दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका एक नाम है, काइल। टाइम। काइम। ठीक है। तो ये काइम जैसे ही आगे बढ़ता है, तो उसके बाद उसके अंदर, यानी कि डोडेनम वाला जो भाग होता है, डोडेनम वाला भाग, वहां पर ही आपका ये पेनक्रियाटिक जूस निकलकर, पेनक्रियाटिक एंजाइम निकलकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और अब उसका जो आपके काइम में मानते हैं कि प्रोटीन है या फिर फैट्स है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो वहीं के बाद क्या हो गया, डोडेनम से निकला, डोडेनम में आया आपका पेनक्रियाटिक जूस और उसने उसको तोड़ा, मतलब वहां से एब्जॉर्ब कर, इसके बाद जब आगे जाता है खाना, तो फिर वो एब्जॉर्प्शन अवशोषण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पित्त की संग्रहित और केंद्रित करने वाला अंग है, ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट द बाइल इज? गाल ब्लैडर। स्टोर करने वाला कौन है? गैल ब्लैडर। गाल ब्लैडर। ठीक है। आगे बात कर लेंगे, वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? लाइपेज। लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इंजेशन से, डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से, एजेशन से? ए ए। ऑप्शन। ए ऑप्शन, अंतर्ग्रहण से। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भोजन का यांत्रिक विघटन होता है, द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स इन द? माउथ। माउथ। वेरी गुड, माउथ। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसका। ठीक है। मैकेनिकल अगर बोला जाए, एक मैकेनिकली के तौर पर जो खाने का वो है, ब्रेक डाउन शुरू होता है, वो मुंह माउथ से शुरू होता है। आगे हम बढ़ेंगे, इंसुलिन बनाने वाला अंग है, पेनक्रियास। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, पेनक्रियाज। नेक्स्ट है, स्टार्च के पाचन के लिए कौन सी जिम्मेदार है एंजाइम? अमाइलेज। एमाइलेज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पाचन तंत्र एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, सांस लेने में सहायता करता है, या उपरोक्त सभी? डी। डी। नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट होगा, राइट। ओनली प्रोवाइड एनर्जी फॉर। क्या ये सांस लेने में मदद करता है? नो सर। टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेटरी सिस्टम और हाइपोथैलेमस। ठीक है। वो तो आपको टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉरी, प्रक्रिया होती है, कहाँ होती है? मुंह में होती है। मुंह से, माउथ, ऑल ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। भोजन के छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया कहाँ शुरू नहीं पूछा है, खाली कहाँ कहाँ होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, सब में सी होता है। ऑप्शन, पेट में भी, मुंह में भी, छोटी आंत के पहले हिस्से में होता है। कहाँ? सिर्फ डोडेनम जवाब में। डोडेनम के बाद नहीं होता है, डोडेनम के बाद सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। लार्ज इंटेस्टाइन अभी लार्ज हमने बताया था इंटेस्टाइन, आपको। सी ऑप्शन नंबर ऑप्शन, सी लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। द इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज यानी मिल्क शुगर। लैक्टेज सी ऑप्शन, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लैक्टेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अगर हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल या सी अनडाइजेस्टेड ऑप्शन मटेरियल बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी, एब्जॉर्प्शन सी ऑप्शन सी होगा, सी होगा, डी होगा सर सर। डी होगा, डी डी होगा, निकालने की इजेशन। बात है ना सर। इंजेक्शन होगा जी। इंजेशन अंतर्ग्रहण होता है, मुंह में खाना डालना इंजेशन हो जाएगा, बाहर निकलना रेक्टम और एनस से इजेशन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 18 का डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेज इज। ऑल तो ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं। 19 का क्या हो जाएगा आपका? डी। डी, और स्टमक से भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, लीवर से भी निकलता है आपका, और पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। तो तीनों ही आपके जूस डाइजेस्टिव जूस निकालने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वंस इज कॉल्ड। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टासिस। ए ऑप्शन ए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, कैटाबॉलिज्म। आपके बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कोई बताएगा एग्जांपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है? किसको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैटेगरी में रखेंगे? बॉडी फूड में कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएगा? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जो आप ना स्टार्च वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको अधिक मेहनत करना पड़ता है। और शुगर क्या होता है? शुगर होता है सिंगल चैन का। आपने पढ़ा होगा डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड और पढ़ा है ना। तो पॉलीसैकेराइड, ये क्या होता है? हाँ, तो ये सब क्या होता है, उसमें तो चैन, ज्यादा चैन के बॉन्ड के बने होंगे, वो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के भाग होते हैं। आपने पढ़ा है ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? स्टार्च आता है। यस तो ये हम इसको कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म। आगे बात करेंगे द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को पचाने में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? कैप्सिन न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो सी, जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट बिकॉज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, facilitate the absorption of water and electrolytes, eliminate waste products from the body। डी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विकास और शरीर को मरम्मत, जो भी टूटे हुए टिश्यूज है मरम्मत करने में काम करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बना के रखता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस द हार्मोन
गैस्ट्रीन इज। अब इसमें से हार्मोन कौन निकालता है? अभी तक तो इंजाइम जान रहे थे, स्टमक भी इंजाइम था, लीवर भी इंजाइम था, हार्मोन कौन निकालता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियाज। ठीक है, ये आपका पेनक्रियाज हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था। आगे बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय। Enzyme. भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया सुगम बनाता है कौन? Enzyme. एंजाइम। ठीक है, विटामिन भी हो सकता है क्या? नहीं सर, एंजाइम ही होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने वाला पाचन अंग कौन सा है? द डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस बाइकार्बोनेट। पेनक्रियास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, पेनक्रियाज। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज, एमाइलेज। टेबल शुगर। तो कौन है ये? सुक्रोज A को जो option. एमाइलेज। डाइजेशन करता है। एमाइलेज है या सुक्रोज है? सुक्रेज है। Amylase. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। A पाचन तंत्र के option. माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? Permaculture. पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताया था अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज। आंतरिक कारक के उत्पादन के लिए जिम्मेदार अंग है। Liver. डी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टमक। नेक्स्ट यहाँ पे है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट बिकॉज। वही चीज आ गया, क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, अभी बताया था, एंजाइम। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये आपका 30 क्वेश्चन था, जो कि सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेस्ड था, है ना? क्या अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग वो वाला देखा जाए, स्टेटमेंट वाले? उसमें से 3 Yes, sir. स्टेटमेंट सही होंगे और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। Yes, sir. चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे वाला अपना क्लास, और इसमें से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और स्टेटमेंट के बाद बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स रोल इन फिजिकल एजुकेशन। पहला है, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सही है। यस सर। दूसरा है, इट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट नेसेसरी फॉर हाइड्रेशन। ये भी सही है। Yes, sir. इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये गलत। डाउट में रखो इसको। इट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। Yes, सही sir. है। इट फैसिलिटेट ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो No. ई बिल्कुल नहीं हो सकता और सी भी नहीं है। अब आपका ऑप्शन क्या बना? ए, बी, डी। D. डी। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। कभी कभी आपको डाउट होगा, हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर ना वो लेकर नहीं आ रहा हूँ, इनके चारों ऑप्शन नहीं लेकर आ रहा हूँ। जैसे अगर मैं ऑप्शन ये लेकर आता, ए, बी एंड सी इज करेक्ट, या बी,
सी एंड डी इज करेक्ट, ऐसे ना, या ए ई एंड डी इज करेक्ट, तो ये ज्यादा सही रहता है कि नहीं? जी सर। यस ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। अब देखिए अकेला जान अब क्या क्या करे, क्वेश्चन बना के ला रहा हूं एक ही टॉपिक से, इतने सारे क्वेश्चन का दिमाग लगा के, ये आसान नहीं है। आप करीब 50 क्वेश्चन सेट करिएगा कभी कभी अपने लिए, अपने नोट्स से खाली एक जगह 50 क्वेश्चन वो भी टाइप करके लैपटॉप पे लाना, तो उस दिन आपको समझ में आ जाए कितना मेहनत लगता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और उसके फंक्शन संबंधित कुछ बातें बताई गई है, आपको सही वाला बताना है। ठीक है, सबसे पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखा जाए, द स्टमक प्रोड्यूसेस बाइल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। सही है या गलत लग रहा है आपको? नहीं सर गलत। गलत है सर। वो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है द पेनक्रियास सीक्रेट एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। ये नो सही सर। है। राइट है, सही है सही है। द स्मॉल Small- इंटेस्टाइन, हाँ सही है। क्यों सही है? क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस से ही तो निकलता है यस सर लाइक एमाइलेज, लेट। ट्रिप्सिन और लाइपेज। The small intestine is responsible for the absorption of nutrients. ये भी सही है। ये भी सही है सही सर। है। डी वाला देख लो, the गलत। liver is responsible for the production of insulin. No. गलत। नो। ये भी The गलत। gallbladder stores the concentrate the bile. Yes. सही। यस तो कौन कौन सा सही बना? बी, सी एंड ई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है। जी सर। यस सर। अगर आप एक सच्चे फिजिकल एजुकेशनिस्ट तभी बनेंगे, जैसे होता है ना, या आप अपनी नॉलेज को परखना चाहते हैं जीवन में, आप अगर असफलता प्राप्त कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में, और अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस समय आप इसको लगाकर पूरी तरीके से सफल हो जाइए। ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ये गारंटी है। आप खुद महसूस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द डाइजेस्टिव प्रोसेस? प्रोसेस में बताना है, जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है? डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ विद द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। इट इज राइट यस और सर रॉन्ग? सही है। राइट है। राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enzyme are responsible for the chemical breakdowns of food molecules. ये भी यस सही सर। है। सही है गलत है? सही है सही सर। है। सही है। absorption of nutrients occurs in the large intestine. नहीं गलत है। नो सर। peristaltic is the process of moving food through the digestive system. यस सही सर। है। राइट। तो ये भी आपका राइट है। अभी आ गया, द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल। ये भी सही है। नहीं, सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है? डाइजेशन का मतलब अंतिम भाग क्या होता है कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाना। तो ये आपके 3 सही होंगे, ए, बी और डी। सी और ई सही नहीं है। ठीक है,
यस सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एथलीट्स। अब एथलीटों के प्रोस्पेक्टिव से, एक स्पोर्ट पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से देखना है। इसको पढ़िए, मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, बताइएगा कौन सही है कौन सा गलत है। मैं 1 मिनट में पानी पी लूं, गला सूख गया मेरा। मैं पूरे फिजिकल एजुकेशन में आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई कराता हो स्टेटमेंट वाला खुद बनाकर, तो किसी एक चैनल का नाम या किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। खाली बस कॉपी पेस्ट मटेरियल चल रहा है फिजिकल एजुकेशन में, लिमिटेड चीजें हैं, कोई भी अपना मटेरियल नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर आप ये जो देखिए कि आपको लगातार एक ही टॉपिक से हर प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं, सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता मैं, ठीक है। ये एक एग्जाम को टारगेट करना, मैं बता दूं कि आपको या बच्चों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। बच्चों की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठे तो उसको क्रैक करके आए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही कहता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। सिर्फ एक पक्ष को मजबूत कर देना सही होता है क्या? नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ बताना है कि रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एथलीट्स, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या महत्व है एथलीट लोगों के लिए, इसके प्रोस्पेक्टिव में बात होगी। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस Yes. सर। It facilitates the absorption of essential vitamins and minerals. यस सर। सही। ये भी सही है। It regulates the body immune system. ये भी गलत। सही है सर। गलत सर। लास्ट के ये 2 गलत इम्यून है सर। सिस्टम इससे नहीं मतलब रहेगा। रोग प्रतिरोध क्षमता आपके वो ब्लड से करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट है इट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यस। नहीं गलत। और इट असिस्ट द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का बॉडी टेम्परेचर से मतलब नहीं है। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बॉडी हीट जनरेट करती है। पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो वहाँ हीट जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्योरली बात करें तो उसके लिए नहीं यहाँ पर है। इसीलिए बोला जाता है ना कि खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए, पता है? यस सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम खाना खाए हुए हैं तो स्टमक हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, और उसको डाइजेस्ट करने से बॉडी से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। है सर। और जब हीट जनरेट होता है तो उस पर तुरंत ठंडा पानी डालोगे तो बीमार पड़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statements are true about the enzyme involved in the digestive process? अब इंजाइम से संबंधित बताना है आपको। एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गलत है। नहीं सर गलत। ग्लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बी सही है। पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नॉट। गलत। नो। एमिनो एसिड होता तो सही होता। यस सर।
नेक्स्ट है लैक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज मिल्क, ये Yes. सही है। सही। ट्रिप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, ये भी गलत है। Wrong. गलत। तो कितना आपका सही हुआ? ए, बी एंड डी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, B बी और एंड D. डी। ठीक है, तो और आगे पढ़ा जाए। Yes, sir. तो ये तो मैंने 5 ही क्वेश्चन सेट किया था अच्छे थे स्टेटमेंट सर वाले, क्वेश्चन। ठीक है। 30 क्वेश्चन इससे लाया था और ये लाया था। आगे बढ़े, Yes, sir. आगे दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन आ जाएगा नर्वस सिस्टम का। Oh. यही स्टार्ट किया जाए। सर इसका कुछ थ्योरी पढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराइए। नर्वस सर, सिस्टम को पढ़ा जाए, Yes, sir. थ्योरी पढ़ा जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए? सर थ्योरी पहले। मुझे थ्योरी पढ़ा दीजिए इसकी। तो टाइम ओवर हो चुका है, आज का टाइम तो खत्म हो गया, 10 बज गया। तो सर जी कल Yes, कल sir. पढ़ा देना सर जी। चलिए कोई बात नहीं है, इसको पढ़ा दिया जाएगा आपको ना। नर्वस सिस्टम अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा कल आप लोग। देखिए, आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप मतलब क्लास में नहीं, मतलब थ्योरी कम पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस में ज़्यादा जोर देते हैं। तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मेरा जो नोट्स है, मेरी जो बुक्स है, ये आप सबके पास है, ठीक है। मेरा नोट्स और मेरी बुक्स क्या है, ये आप सबके पास है। मैं अगला टॉपिक आपको बता दिया कि ये टॉपिक है, तो ये सब आप खुद से रिवाइज करके आइए क्लास में, ताकि मैं हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूं। क्योंकि अगर दोनों साथ लेके चलेंगे ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपको मैं करा नहीं पाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. इसीलिए आप भी अपने से ये करके आइए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा लगा सभी के साथ। और आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ये बताइए। हो सकता है कि क्लास अभी कुछ दिनों के बाद क्लास यूट्यूब पर लाइव चलेगा, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू हम यूट्यूब पर जाएंगे। एप्लीकेशन के थ्रू हम यूट्यूब पे क्लास लेंगे। अभी ये क्लासेज यहाँ पे जो मैं आपको प्राइवेट तरीके से दे रहा हूँ, ये बंद होगा, और एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड करेंगे सिर्फ वही लोग इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, और कल हम लोग फिर से आते हैं। कोशिश करूंगा कल 2 टॉपिक क्लियर कर दूं आपका। सर एक कल तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आए? बता दे रहा हूँ। ये कल नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ग्लैंड वाले ठीक है क्वेश्चंस भी सर। और ये दोनों क्वेश्चंस आपको करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या लेकर आऊं? वन लाइनर लेकर आऊं कि स्टेटमेंट वाले लेकर आऊं? स्टेटमेंट वाले मैं 10 लाऊंगा कल। सर स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं। नॉर्मल जी वाले सर। जो होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन, वो 20 लेकर आ जाता हूं। और 5 क्वेश्चन में मैच द कॉलम लेकर आता हूं। कोई और सजेशन है तो बताइए। एक क्वेश्चन ना नॉट टाइप करके लेके आता हूं। कौन सा नहीं हो सकता इसमें से? सही है। यस सर। यस सर। 10 क्वेश्चन ये भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो एक टॉपिक से इतने टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग फिर किसी एग्जाम को छोड़ेंगे, यस सर। ठीक है। और तैयारी भी हमको इसी प्रकार से करनी है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सर एक क्वेश्चन